लॉयड एक छोटा लड़का था जिसका पूरा गांव डेमन लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई में तबाह हो गया था। उसकी आंखों में साफ दिखता था कि उसने बहुत भयानक और ट्रॉमा देने वाली घटनाएं देखी हैं। जब मर्लिन उसे वही खड़ा पाती है तो उसे गिल्ट होता है क्योंकि उसकी लापरवाही से ये तबाही हुई थी। अपनी गलती सुधारने के लिए मर्लिन ने लॉयड को अपने साथ ले जाने और उसे एक नया घर देने का फैसला किया। जब लॉयड उसके साथ रहने लगा तो मर्लिन ने उसे जादू सिखाने का भी मन बनाया। सबसे पहला स्पेल जो उसने सिखाया वह था फ्लेम स्पेल। मर्लिन का तरीका थोड़ा सख्त था। वो लॉयड को 3 सेकंड के लिए स्पेल दिखाती और कहती कि अगर वह खुद से इसे नहीं कर पाया तो उसे डिनर नहीं मिलेगा। सारी मुश्किलों के बावजूद शाम तक लॉयड अपने हाथ में एक छोटी सी आग जलाने में सफल हो गया। लेकिन जब उसने मर्लिन को दिखाया तो वह उसकी आग को छोटा और कमजोर समझते हुए उसकी भौहें आग की दीवार से जला देती हैं। फिर भी क्योंकि उसने स्पेल सीख लिया था उसे डिनर मिल गया। अगले दिन मर्लिन ने ट्रेनिंग का विषय बदल दिया और कहा कि आज वह लॉयड को वाटर मैजिक सिखाएगी। उसने खुद एक छोटा सा पानी का फव्वारा बनाकर दिखाया और फिर लॉयड से भी ऐसा करने को कहा। लॉयड ने कोशिश की लेकिन बस जमीन थोड़ी सी गीली कर पाया और खुद पर गर्व महसूस किया। मर्लिन इससे प्रभावित नहीं हुई और उसने लॉयड पर बहुत सारा पानी डालकर असली पानी के जादू का अनुभव कराया। समय के साथ लॉयड की ट्रेनिंग जारी रही। वह पूरी मेहनत से स्पेल सीखता रहा और मर्लिन उसे तब डांटती जब वह ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन मर्लिन के सख्त तरीकों का असर दिखने लगा। सर्दियों तक लॉयड इतना माहिर हो गया कि वह एक उंगली हिलाकर मर्लिन की बर्फ की मूर्ति बना सकता था। मर्लिन को यह सोच समझकर अच्छा लगा लेकिन उसने अपनी कड़क छवि बनाए रखी। उसने बर्फ की मूर्ति को 30 फीट ऊंचा कर दिया और लॉयड को पकड़ लिया ताकि वह असली स्नो मैजिक का अनुभव कर सके। बर्फ गिर गई और लॉयड जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब दोनों के बीच अच्छी समझ बन चुकी थी। लॉयड ने खुद को बर्फ से निकालते हुए मर्लिन से कहा कि वह अपनी जादू की काबिलियत पर और मेहनत करेगा, जिस पर मर्लिन मुस्कुराई। कुछ समय बाद एक सुबह मर्लिन सोफे पर लेटी हुई थी और उसे जबरदस्त हैंगओवर था क्योंकि उसने पिछली रात ज्यादा पी ली थी। लॉयड उसकी तबीयत पूछने गया तो मर्लिन ने कहा कि वे बहुत बुरा महसूस कर रही है। मदद करने के लिए लॉयड ने अपनी हथेली मर्लिन की पेशानी पर रखी और अपना व्हाइट मैजिक सक्रिय किया, जिससे मर्लिन कुछ ही सेकंड में ठीक हो गई। मर्लिन ने उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया लेकिन फिर कहा कि अब ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी है। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन मर्लिन को एक किताब मिली जिसे देखकर वह चिंतित हो गई। उसी वक्त लॉयड ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि डिनर तैयार है। मर्लिन ने किताब रखने के दौरान गलीपी से उसे गिरा दिया। जब लॉयड ने किताब उठाई और उसे छुआ तो अचानक उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी आ गई। वह बेहोश हो गया। मर्लिन ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसे पता चला कि लॉयड में चुने हुए व्यक्ति की विशेषताएं हैं। उसने लॉयड को बिस्तर पर सुला दिया और उसकी पेशानी पर एक स्पेल डाल दिया ताकि वह अपनी ताकत पर घमंड न करे, जैसा मर्लिन ने किया था। अगले दिन लॉयड की ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है। इस बार मर्लिन उसे जंगल में ले जाती है ताकि वह अपनी व्हाइट मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। लॉयड एक फल पर अपना जादू आजमाता है जिससे वो फल एकदम पका और रसीला हो जाता है। मर्लिन उसकी तारीफ करती है कि उसने अच्छा काम किया है लेकिन साथ ही यह भी दिखा देती है कि अभी लॉयड को बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो खुद पेड़ पर हाथ रखती है और व्हाइट मैजिक से पूरा पेड़ हरा भरा और घना बना देती है। रात को मर्लिन लॉयड को पढ़ाई में मदद कर रही होती है और उसे समझाती है कि कुछ ऑर्क्स होते हैं जो रेयर मैजिक से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते लॉयड को एंशिएंट मैजिक के बारे में पता चलता है। जैसे ही वो इसका जिक्र करता है मर्लिन का मूड बदल जाता है और वो कहती है कि लॉयड को ये सीखने की जरूरत नहीं है। मर्लिन की बाकी क्लासेस में वह लॉयड को सिखाती है कि मैजिक स्टाफ को कितनी जल्दी समन करना चाहिए। लेकिन जब लॉयड ये जल्दी नहीं कर पाता तो मर्लिन अपना स्टाफ घुमाकर उसे गिरा देती है। इसके बाद वह उसे समझाती है कि चाहे जितना भी ताकतवर बन जाओ ट्रेनिंग को कभी हल्के में मत लेना। लॉयड भी वादा करता है कि वो हमेशा मेहनती रहेगा। एक और लेसन में मर्लिन लॉयड को मैजिक स्टोन्स के बारे में बताती है। ये जादू की क्रिस्टलाइज फॉर्म होती है और इनकी ताकत आसपास की चीजों को भी मैजिक स्टोन में बदल सकती है। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन मर्लिन लॉयड को एकदम सुनसान जगह ले जाती है। उसे एक चाकू देती है और कहती है कि अब उसे इस जंगल में सरवाइव करके खुद घर लौटना है। मर्लिन बिना किसी बहस के वहाँ से गायब हो जाती है और लॉयड वाकई फंस जाता है। मर्लिन के जाते ही एक सफेद भेड़िया सामने आ जाता है और लॉयड पर अटैक कर देता है। लॉयड अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है। उसे लगता है कि उसके जैसे व्हाइट मैजिशियन का जादू इतने बड़े मॉन्स्टर पर नहीं चलेगा। वो सबसे सही तरीका है कि वो छुपते छुपाते घर लौटे। वो मैजिक से एरिया स्कैन करता है और पता चलता है कि वो घर से काफी दूर है। अब उसके पास धीरे धीरे जंगल
जंगल पार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। रात होते ही वो अपने स्पेंस की प्रैक्टिस करता है ताकि और सुधार कर सके। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक बार गलती से वो एक टहनी पर पैर रख देता है, जिससे एक विशाल मकड़ी को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। लॉयड घबरा जाता है और तुरंत स्पीड बहाने वाला जादू लगाकर उल्टी दिशा में भागता है। आखिरकार वह किसी तरह घर पहुंच ही जाता है, लेकिन थकान से दरवाजे के बाहर ही गिर जाता है। मर्लिन उसे देखकर बहुत गर्व महसूस करती है कि वह खुद से वापस लौट आया। कुछ और साल बीत जाते हैं। एक दिन लॉयड सफाई करते हुए मर्लिन की डेस्क पर एक किताब देखता है, जिसमें किसी टाउन के बारे में लिखा होता है। वह मर्लिन से पूछता है कि क्या वह किताब ले सकता है, और मर्लिन उसे किताब दे देती है। अब तक लॉयड अपनी ट्रेनिंग लगभग पूरी कर चुका होता है, तो उसे मर्लिन की रोज रोज की क्लासेस से राहत मिल जाती है। अब मर्लिन कभी कभी उसे अपने साथ नई मैजिक स्पेल्स डेवलप करने के लिए बुला लेती है, क्योंकि लॉयड की स्पेल डेवलपमेंट में जबरदस्त टैलेंट है। लॉयड को अच्छा लगता है कि मर्लिन अब उसे बराबरी का समझती है, लेकिन पिछले हफ्ते से उसे ठीक से नींद नहीं मिली, क्योंकि मर्लिन उसे हर रात रिसर्च के लिए जगा लेती है। अब लॉयड को ये कंटिन्यूअस प्रेशर थोड़ा बोरिंग लगने लगा है और उसे टाउन लाइफ के बारे में भी बहुत क्यूरियोसिटी है। आखिरकार वह एक बड़ा फैसला लेता है। अगली सुबह मर्लिन लॉयड के कमरे में उसे बुलाने जाती है ताकि फिर से रिसर्च में मदद ले सके, लेकिन लॉयड वहां नहीं होता। डेस्क पर रखी किताब देखकर मर्लिन समझ जाती है कि वह कहाँ गया होगा। उधर लॉयड पहली बार टाउन पहुंचता है। वहां की भीड़ भाड़ देखकर वह दंग रह जाता है। उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। वह एक ब्रेड खरीदता है, लेकिन उसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे समझ आता है कि अब उसे कोई जॉब ढूंढनी होगी। तभी एक एडवेंचरर रिक्रूटमेंट पोस्टर उसके चेहरे से टकराता है और लॉयड तय करता है कि अब वह एडवेंचरर बनेगा। इसी दौरान एक रहस्यमयी आदमी लगातार लॉयड का पीछा कर रहा था और उसकी हरकतों में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। जब लॉयड एडवेंचरर पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वह अपनी नई टीम के साथ किले की छत पर एक विशाल साइक्लोप्स से लड़ने जाता है। पार्टी का लीडर एलन हीलर शीना से उसे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त लॉयड अपनी रिफाइंड स्टैट बफ मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे सभी की हालत एकदम शानदार हो जाती है। मगर किसी को भी पता नहीं चलता कि ये सब लॉयड की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं। बफ के बाद आर्चर सीधा साइक्लोप्स की आंख में तीर मारता है। फिर मैग उसकी एक पंच को ब्लॉक कर लेती है और खुद भी हैरान रह जाती है कि ये इतना आसान कैसे हो गया। एलन भी अपनी अचानक बड़ी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाता और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइक्लोप्स को एक ही वार में गिरा देता है। हालांकि नाइट को थोड़ा शक जरूर होता है कि लॉयड का इसमें कोई हाथ है। साइक्लोप्स को हराने के बाद पार्टी वापस टाउन लौटती है और एलन को हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि साइक्लोप्स को हराना यहाँ किसी के बस की बात नहीं थी। जीत का इनाम भी काफी बड़ा था, लेकिन एलन लॉयड को सिर्फ 5 सिक्के देता है और कहता है कि वो अभी नया एडवेंचरर है, इसीलिए पेमेंट कम है। लॉयड बिना शिकायत के पैसे ले लेता है। जब एलन पार्टी की जीत के लिए टोस्ट करने को कहता है, तो लॉयड मना कर देता है, क्योंकि उसे पार्टी का हिस्सा बनने का मन नहीं है। पार्टी की मैजिशियन को बुरा लगता है कि लॉयड उनके साथ नहीं पीना चाहता, लेकिन एलन उसे समझा देता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वे कोई और व्हाइट मैजिशियन हायर कर सकते हैं, और लॉयड ने पार्टी में कोई खास योगदान भी नहीं दिया। उधर मर्लिन के घर पर वही रहस्यमयी आदमी पहुंचता है जो लॉयड का पीछा कर रहा था। मर्लिन उसे पूछती है कि लॉयड के बारे में कोई नई खबर है या नहीं। फिर उसे बताता है कि लॉयड टाउन पहुंच गया है और हीरो पार्टी में शामिल हो गया है। मर्लिन को तसल्ली होती है कि लॉयड सुरक्षित है। उसे लगता है कि अब वक्त आ गया था कि लॉयड अपनी दुनिया खुद देखे और सीखे। मर्लिन को बस यही डर है कि कहीं लॉयड भी उसकी तरह घमंडी ना हो जाए, वरना सब गड़बड़ हो सकता है। विल मर्लिन से पूछता है कि क्या उसे उस दिन की घटना का अब भी पछतावा है। मर्लिन के चेहरे पर खुद से नाराजगी झलकती है, क्योंकि वह अपनी गलती याद करती है। उस वक्त डेमन लॉर्ड ने मैजिक बुक पाने के लिए खुद को ब्लास्ट करने की धमकी दी थी और मर्लिन इस खतरे को समझ नहीं पाई थी। नतीजा ये हुआ कि पूरा गांव एक झटके में तबाह हो गया। सब लोग इंक्लूडिंग मर्लिन मारे गए। किस्मत से उसकी पार्टी का साथी साइबिल अपनी जान देकर एंशिएंट मैजिक से सबको दोबारा जिंदा कर पाया, लेकिन उसकी खुद की जान चली गई। मर्लिन तब से खुद को दोषी मानती। इधर लॉयड की हीरो पार्टी में जिंदगी चल रही है। जब भी एलन या बाकी लोग लड़ाई में फंसते हैं, लॉयड चुपचाप उन पर बफ कास्ट कर देता है, जिससे सबकी परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे रहती है। टीम का जीतने का रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं कि असली हीरो लॉयड ही है। रात को रीना डिफेंस पर कुछ पढ़ रही हुई है, तभी एलन उसके कमरे में आ जाता है। रीना बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मॉन्स्टर के अटैक उसकी शील्ड पर पहले जितने भारी क्यों नहीं
नहीं लग रहे हैं। एलन भी मानता है कि उसे भी अपनी ताकत बढ़ी हुई लग रही है, लेकिन वह इसे अपनी टैलेंट का असर मान लेता है। रीना उसे याद दिलाती है कि उसने तो हाल में ट्रेनिंग भी नहीं की, को अचानक ताकत कैसे बढ़ गई। उधर उसी रात जंगल में गार्ड्स अपनी ड्यूटी खत्म कर रहे होते हैं कि अचानक एक गार्ड दर्द से चिल्ला उठता है। दूसरा गार्ड ऊपर देखता है तो एक विशाल गोलम उसके ऊपर खड़ा है। उसे उसी पर समझ आ जाता है कि ये छोटी सी नौकरी उसकी जान ले लेगी। अगली सुबह गार्ड कप्तान एलन से मदद मांगता है। वह बताता है कि रात की ड्यूटी पर गए गार्ड्स को बेरहमी से मार दिया गया। एलन तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि गोलम को हराना आसान होगा। उसी दिन वे सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लॉयड की ट्रैकिंग मैजिक की मदद से वे झरने के पीछे बनी एक गुफा में गोलम को ढूंढ लेते हैं। लॉयड लगातार अपनी टीम को सपोर्ट करता रहता है, इसलिए वे लोग आसानी से गोलम को हरा देते हैं। लेकिन उसी वक्त पास ही एक डेमन छुपा होता है जो छत की चट्टानों से एक और गोलम बना देता है। लॉयड गौर से देखता है तो समझ जाता है कि डेमन अपने स्टाफ और एक मैजिक स्टोन की मदद से गोलम को कंट्रोल कर रहा है। लॉयड जानता है कि मैजिक स्टोन्स बहुत खतरनाक होती है, इसलिए उसे जल्दी एक्शन लेना होगा। वो एक्यूरेसी बफ स्पेल कास्ट करता है और लुलू को डेमन पर तीर चलाने का ऑर्डर देता है। लुलू को लॉयड का अचानक आदेश देना थोड़ा अजीब लगता है, खासकर क्योंकि डेमन दीवार के पीछे छुपा है, लेकिन वो फिर भी तीर चला देती है और तीर किसी तरह सही जगह जाकर लग भी जाता है। इसके बाद लॉयड मिया को कहता है कि वो डेमन का स्टाफ टेलीपोर्ट कर दे। जैसे ही मिया ऐसा करती है, लॉयड एक स्पेल से स्टाफ की ताकत सील कर देता है। एलन को अब गुस्सा आने लगता है कि लॉयड सबको ऑर्डर क्यों दे रहा है, जबकि पार्टी का लीडर तो वही है। अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए एलन खुद गोलम पर फाइनल अटैक करने के लिए भागता है। लॉयड नहीं चाहता को एलन मारा जाए, इसलिए वो खुद पर स्पीड बूस्ट स्पेल डालता है और दौड़कर एलन को धक्का देकर दूर कर देता है, इससे पहले कि गोलम उसका सिर कुचल दे। लेकिन एलन लॉयड की मदद को नोटिस भी नहीं करता और उल्टा उस पर चिल्ला देता है कि बीच में क्यों आया। फिर एलन गोलम को खत्म कर देता है। जब सब लोग वापस टाउन लौटते हैं तो एलन लॉयड को पार्टी से निकाल देता है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ परेशानियां करता है और टीम के लिए कुछ भी नहीं करता। मर्लिन ने सालों तक लॉयड को यही महसूस कराया था कि उसकी स्किल्स कभी काफी नहीं है, तो लॉयड भी मान लेता है कि शायद गलती उसी की है। बिना कोई बहस किए पार्टी छोड़ देता है। अगले कुछ दिनों तक वह नई पार्टी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर पार्टियां पहले से ही फुल होती है और व्हाइट मैजिशियन की डिमांड भी कम है। इसी बीच किस्मत से एक लड़की यूई को सच में एक व्हाइट मैजिशियन की जरूरत होती है। जैसे ही यूई लॉयड को देखती है, वह उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे अपनी पार्टी में शामिल होने की गुजारिश करती है। यूई लॉयड का हाथ पकड़कर सीधा अपनी पार्टी के बाकी मेंबर्स के पास ले जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि यूई इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। वे ये मानकर चल रहे थे कि इतनी कम टाइम में कोई नया व्हाइट मैजिशियन मिलना नामुमकिन है, इसीलिए उसने खाली हाथ लौटना ही बेहतर समझा होगा। लेकिन यूई सबको सरप्राइज करते हुए लॉयड की तरफ इशारा करती है और बताती है कि अब ये उनकी पार्टी ज्वाइन करेगा। इसमें बस एक ही बड़ी दिक्कत, यूई लॉयड को कुछ भी बताए बिना यहाँ घसीट लाई थी। लॉयड ने तो पार्टी ज्वाइन करने के लिए हाँ भी नहीं की थी। बाकी मेंबर्स को भी लगने लगा कि ये सब कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, इसीलिए वे डिसाइड कर लेते हैं कि उस मिशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना व्हाइट मैजिशियन के वो पूरा नहीं हो सकता। साथ ही कोई गारंटी नहीं कि लॉयड उतना ताकतवर हो भी पाएगा कि वो उनके पिछले मेंबर क्लम को रिप्लेस कर सके। हर किसी को लगने लगा कि ऐसे रिस्क लेकर क्वेस्ट पूरा करना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि यूई क्वेस्ट छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी क्लाइंट को वाकई मदद चाहिए। लॉयड को सभी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन उसे इतनी समझ आ गई थी कि ये क्वेस्ट वाकई जरूरी है। वह पूछता है क्या ये काम किसी और पार्टी को दिया जा सकता है, लेकिन बाकी मेंबर्स बताते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये क्वेस्ट ए रैंक है और सिर्फ उतनी ही रैंक या उससे ऊपर की पार्टी को इसे लेने की इजाजत है, और फिलहाल कैपिटल की बाकी सारी ए रैंक पार्टीज पहले से दूसरी मिशन पर जा चुकी है। यूई की टीम एस रैंक है, इसलिए वे इस मिशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनके रेगुलर व्हाइट मैजिशियन के जाने से उन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए था। गिल्ड के रूल्स के मुताबिक पार्टी केवल उन्हीं लोगों के साथ काम कर सकती है जो ऑफिशियली पार्टी में रजिस्टर्ड हैं, इसलिए वे किसी और पार्टी के व्हाइट मैजिशियन को भी लोन पर नहीं ले सकते। इतनी जल्दी एक अनअफिलिएटेड व्हाइट मैजिशियन ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लॉयड जरूर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे सच में लगता है कि वो एस रैंक पार्टी के लिए काफी नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ कह सके, यूई पूरे भरोसे के साथ बोलती है कि अगर लॉयड उनकी टीम में है तो सब सही रहेगा। फिर वे सब लॉयड को बाहर एक खुले मैदान में
ले जाते हैं ताकि उसकी एबिलिटी चेक कर सके। वैसे अब तक लॉयड ने इस सबके लिए रजामंदी भी नहीं दी थी। वहां पहुंचकर यूई लॉयड से अपनी ताकत दिखाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लॉयड को लगता है कि उसके स्पेल्स एस रैंक पार्टी के लिए शायद इंप्रेसिव नहीं होंगे, खासकर क्योंकि उसकी गुरु भी एस रैंक रही है। डैगस यूई से कहता है कि ऐसे अचानक पब्लिक में लॉयड को मजबूर करना ठीक नहीं, और अगर टेस्ट लेना है तो ये भी बता देना चाहिए कि कौन सा स्पेल दिखाना है। डैगस की बात सही लगती है तो यूई साफ साफ बताती है कि लॉयड वो सब पर एन्चांटमेंट बढ़ाने वाला मैजिक डाल रहा है। लॉयड को ये सुनकर शॉक लगता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी एस रैंक टेस्ट जैसा महसूस नहीं होता। कंफर्म करने के लिए वो यूई से पूछता है कि क्या सच में सिर्फ सब पर एक साथ इंप्रूवमेंट स्पेल डालना है, और यूई कहती है हाँ, लेकिन उसे ये सब पर एक साथ लगाना है। ये सुनकर लॉयड और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो तो पहले भी कई बार मल्टी टारगेट पर स्पेल डाल चुका है और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। अब उसे लगता है शायद ये टेस्ट है तो इसके पीछे कोई छुपा हुआ मतलब होगा, लेकिन नहीं, पार्टी सिर्फ यही चाहती है कि लॉयड उन सब पर एन्चांटमेंट मैजिक चला दे। सच तो ये है कि उन्हें लगता है शायद लॉयड के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। वे लॉयड से पूछते हैं क्या वो कर सकता है, और लॉयड कहता है हाँ, लेकिन मन ही मन उसे ये टेस्ट कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। लॉयड अपना स्टाफ समन करता है और सब पर एनहांसमेंट मैजिक डाल देता है, लेकिन यूई का ध्यान इस बात पर जाता है कि लॉयड ने स्टाफ एकदम हवा से निकाल लिया। वह हैरान होकर पूछती है कि ये स्टाफ आया कहाँ से। लॉयड समझाता है कि ये बस बेसिक स्टोरेज मैजिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए असली सवाल ये है कि यूई को उसके एनहांसमेंट मैजिक का असर कैसा लग रहा है। यूई को तो पहले समझ ही नहीं आया कि लॉयड ने कुछ जादू किया भी है या नहीं, लेकिन अब ध्यान देती है तो खुद को काफी ताकतवर महसूस करने लगती है। बाकी मेंबर्स भी कुछ नया महसूस करते हैं, पर ये आम एनहांसमेंट मैजिक जैसा नहीं लग रहा। जानने के लिए यूई अपनी तलवार निकालती है और एक पेड़ पर तेजी से मारती है, बस टेस्ट करने के लिए। वह खुद हैरान रह जाती है क्योंकि पेड़ को एक ही बार में उसने आसानी से काट दिया, जबकि उसने ऐसा करने का इरादा भी नहीं किया था। यूई और बाकी सबको तो यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन लॉयड को लगता है कि ऐसा तो हमेशा होता है जब वो एनहांसमेंट डाले। यूई और बाकी मेंबर्स को तो लग रहा था कि वो बस स्ट्रेंथ पफ डालेगा, लेकिन लॉयड को वो बहुत सिंपल लगा, इसलिए उसने डिफेंस, स्पीड, माना और विटालिटी ऑल इन वन बफ डाल दिया। अब सभी की चुप्पी लॉयड को अलग ही मैसेज दे देती है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी या सबको निराश कर दिया। वो माफी मांगता है और मान लेता है कि शायद उनकी पार्टी में ऐसे व्हाइट मैजिशियन की जरूरत ही नहीं है। वो जाने लगता है, लेकिन यूई उसे रोक लेती है। वो इतनी टैलेंटेड इंसान को जाने नहीं देना चाहती, वो लॉयड से और जानना चाहती है, इसलिए कुछ सवाल पूछती है। बातों बातों में पता चलता है कि लॉयड पहले हीरो पार्टी का हिस्सा रह चुका है। यूई के लिए ये काफी बड़ी बात है क्योंकि हीरो पार्टी पूरे किंगडम में फेमस है। लॉयड हालांकि अपनी पुरानी पार्टी से निकाले जाने की वजह बताता है कि उसे काफी नहीं समझा गया, इसलिए अपना खुद का महत्व ज्यादा नहीं मानता। टैग्स और बाकी मेंबर्स को ये सारी बातें अजीब लगती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी व्हाइट मैजिशियन को इतनी सारी एनहांसमेंट टाइप्स एक साथ डालते नहीं देखा। लेकिन लॉयड को अभी भी लगता है कि दुनिया में उससे ज्यादा काबिल लोग जरूर होंगे। वह यूई और सबको कहते हैं कि शायद उनके लिए उनका पुराना व्हाइट मैजिशियन क्लम ही ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यूई की पार्टी के लिए ये ऑप्शन नहीं है। क्लम, जो पहले उनकी व्हाइट मैजिशियन थी, छोटी बहन बहुत बीमार है। क्लम अभी तक एडवेंचरिंग करते हुए अपनी बहन की देखभाल भी कर रही थी और अब वह इतनी थक चुकी है कि फील्ड में फोकस नहीं कर पाती। इसी वजह से अंत में वह पार्टी छोड़ गई। सबको पता है कि क्लम ने सिर्फ जिम्मेदारी से बचने के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए यह फैसला लिया था और कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, मगर सबने उसकी इच्छा का सम्मान किया। यही वजह थी कि अब उनकी पार्टी ए रैंक क्वेस्ट के लिए एक नया व्हाइट मैजिशियन तलाश रही थी। आमतौर पर वे बिना हीलर के भी क्वेस्ट पूरे कर लेते थे, लेकिन ए रैंक मिशन में वाकई डेडिकेटेड हीलर का होना जरूरी था। लॉयड को महसूस होता है कि सब लोग क्लम की बहुत परवाह करते हैं और अगर हो सके तो वो जरूर मदद करना चाहेगा। इसलिए वे पूछता है कि क्लम की बहन को आखिर कौन सी बीमारी है। यूई को ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन वो बताती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्लम की बहन का शरीर धीरे धीरे मैजिस्टोन में बदलता जा रहा है। लॉयड को याद आता है कि उसने पढ़ा था कि मैजिस्टोन दूसरी चीजों को भी मैजिस्टोन में बदल सकता है और तभी से वे इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब उसे लगता है कि शायद वो मदद कर सकता है, इसलिए वे यूई से कहता है कि उसे क्लम के घर ले चले। कुछ देर बाद वे दोनों क्लम के घर पहुंच जाते हैं। क्लम यूई को और एक अनजान को देखकर हैरान तो होती है, लेकिन उन्हें अंदर बुला लेती है। लॉयड पहले ही माफी मांग लेता है क्योंकि वह जो पूछने जा रहा है वो थोड़ा निजी हो सकता है। उसे क्लम की बहन की बीमारी के बारे में पूरा पता करना है। क्लम को इसमें कोई दिक्कत नहीं और वह बताने लगती है कि उसकी छोटी बहन सिल्वी के साथ क्या हुआ। क्लम और सिल्वी हमेशा साथ एडवेंचर करती थी, लेकिन एक मिशन के दौरान सिल्वी को चोट लगी और तब से वह बेहोश है। यूई पूछती है कि क्या किसी मॉन्स्टर ने सिल्वी को नुकसान पहुंचाया,
लेकिन क्लम को सही सही याद नहीं, क्योंकि जब उसे वहां मिली सिल्वी पहले ही गिर चुकी थी। लॉयड पूछता है कि सिल्वी में कौन कौन से लक्षण दिख रहे हैं। क्लम कहती है कि सबसे बेहतर होगा कि वो खुद देख ले। वह सभी को सिल्वी के कमरे की ओर ले जाती है, लेकिन पहले ने चेतावनी देती है कि जो वे देखने वाले हैं उसके लिए तैयार रहें। जैसे ही क्लम दरवाजा खोलती है, लॉयड और यूई को एक अजीब भारी सी माना का एहसास होता है जो पूरी तरह सिल्वी से आ रहा था। क्लम सिल्वी के कंबल हटाकर दिखाती है कि उसके हाथ पैर पहले से ही मैजिस्टोन में बदलना शुरू हो चुके हैं। ये पहली बार था जब लॉयड ने इंसान पर मैजिस्टोन का ऐसा असर देखा और वह हालत की गंभीरता देखकर चौंक जाता है। सिल्वी की माना किसी कारण से पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है और उसी के चलते उसका शरीर धीरे धीरे मैजिस्टोन में बदल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सिल्वी पूरी तरह मैजिस्टोन बन जाएगी। लॉयड क्लम से पूछता है कि क्या वह सिल्वी को जांच सकता है, क्योंकि उसके पास एक आइडिया है जिसे आजमाना चाहता है। अगर उसकी थ्योरी सही है तो शायद वो सिल्वी को ठीक कर सकता है। क्लम को भरोसा करना मुश्किल लगता है, क्योंकि देश के सबसे अच्छे हीलर्स तक कुछ नहीं कर सके हैं। लेकिन लॉयड की बात सुन वह मना भी नहीं करती। लॉयड उसे बताता है कि सिल्वी की बीमारी शायद तब शुरू हुई जब उसे हाई प्योरिटी मैजिस्टोन ने चोट पहुंचाई। वह क्लम से पूछता है कि जिस गुफा में सिल्वी को चोट लगी, क्या वहां का माना डेंसिटी बहुत ज्यादा थी? क्लम इसकी पुष्टि करती है और बताती है कि उनके मिशन का मकसद उस गुफा से मैजिस्टोन इकट्ठा करना था। तो शायद सिल्वी की हालत का उसी से लेना देना है। लॉयड कहता है कि उसे भी जख्म दिखाए जहां से ये सब शुरू हुआ। क्लम पॉइंट करती है और लॉयड ठीक अंदाजा लगाता है कि सिल्वी के शरीर में मैजिस्टोन उसी घाव के जरिए गया। इस सब से लॉयड की सारी बातें अब तक सही निकल रही थी। यूई क्लम से अनुरोध करती है कि लॉयड पर भरोसा करे ताकि वो ऑपरेशन करके सिल्वी की जान बचा सके। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो लॉयड एक स्पेल डालता है और सीधे सिल्वी के शरीर से माना ड्रेन करने लग जाता है। लेकिन इतना डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब करना लॉयड के लिए सच में हद से ज्यादा थकाऊ और खतरनाक साबित होने लगता है। सिल्वी की बीमारी की असली वजह थी कि मैजिस्टोन के लगने के बाद उसकी माना बेकाबू हो गई थी। अगर लॉयड उसे फिर से नॉर्मल बनाना चाहता था तो उसे उसके शरीर से जितना हो सके उतनी माना निकालनी थी। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि कहीं सिल्वी की माना इतनी कम ना हो जाए कि उसकी जान को खतरा हो जाए। इसलिए लॉयड ने प्लान किया कि वह एक साथ उसकी माना ड्रेन भी करेगा और हील स्पेल भी डालेगा। लॉयड जादू डालना शुरू करता है, लेकिन क्लम उसके हील स्पेल को पहचान नहीं पाती। वह पूछती है कि इसमें क्या अलग है। लॉयड समझाता है कि वह सिल्वी के शरीर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी खींच रहा है उसे भी यूज करना है, इसलिए वह जानबूझकर एक लो लेवल हील स्पेल डाल रहा है जिससे ज्यादा माना कंज्यूम हो सके। ये हील स्पेल वर्जन काफी माना लेता है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। यूई को व्हाइट मैजिशियन का टेक्निकल बैकग्राउंड ज्यादा समझ नहीं आता, तो वह क्लम से पूछती है कि जो लॉयड कर रहा है वह कुछ खास है क्या? सच कहे तो खास शब्द भी लॉयड के काम के आगे फीका लग रहा था। लॉयड खुद का डिजाइन किया हुआ एक स्पेल इस्तेमाल कर रहा था। वह एक साथ दो तरह की जादू कर रहा था जो अपने आप में मुश्किल है, लेकिन साथ ही उसकी विल पावर भी कमाल की थी। जैसे जैसे लॉयड हीलिंग करता है, सिल्वी के शरीर पर हो रही मैजिस्टोन की तब्दीली धीरे धीरे वापस होना शुरू हो जाती है। काम पूरा होते होते सिल्वी फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये सब करने में लॉयड की पूरी ताकत लग जाती है और वह काफी थक जाता है। थोड़ी ही देर में पहली बार सिल्वी की आंखें खुलती हैं और वह होश में आ जाती है। क्लम अपनी छोटी बहन को वापस सही देखते ही रो पड़ती है।